Hello friends, I am Professor Vijay Salunke. I have been teaching English for last 22 years. I am the proprietor of Swami Coaching Classes. And friends, I am here to teach you the most important part of English language, that is English grammar. ग्रामर सुनते ही थोड़ा डर लगता है ना कि सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट, सबसे कॉम्प्लिकेटेड इंट्रिकेट पार्ट अगर कुछ इंग्लिश में है तो वो ग्रामर है ना। अगर मैं कहूँ कि ये उल्टा है, मतलब ग्रामर इंग्लिश का एक्चुअली सबसे इजी पार्ट है, तो शायद से आप यकीन नहीं मानेंगे। दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। अगर आप ग्रामर से दोस्ती करोगे तो ग्रामर आपको आउट ऑफ मार्क्स देगा। आई गिव यू माई वर्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ग्रामर को इट इज़ प्रूवन फैक्ट दैट ग्रामर, if grammar is taught in your mother tongue or in the language which you understand, it can be understood very easily. अगर ग्रामर आपको अपनी भाषा में सिखाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं हम। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये काफ़ी स्टडीज़ के बाद अभी साबित हो चुका है। इसीलिए मैं आप लोगों को जब ग्रामर पढ़ाऊंगा तो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में मिक्स करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अक्सर बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर इंग्लिश में सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ क्या है। तो दोस्तों, इंग्लिश में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है, अगर शुरुआती तौर पर अगर आप सीखना चाहोगे ग्रामर में, तो वो होता है इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम कहते हैं सहायकारी क्रियापद, सहायकारी क्रिया। ठीक है, जो मेन वर्ब को हेल्प करता है। अभी जो हेल्प करता है उसके बगैर तो मेन वर्ब चल नहीं सकता, तो इसलिए सहायकारी क्रियापद बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो सहायकारी क्रियापद हेल्पिंग वर्ब जो है ये टोटल 23 है। आपके सामने यहाँ पे लिस्ट है, 23 हेल्पिंग वर्ब्स इंग्लिश में ऐसे है कि जो अगर आप लर्न करोगे, मेमोराइज करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश की नींव जो है, बेस जो है, ये स्ट्रांग हो जाएगी। देखो, कोई भी बिल्डिंग जो होती है ना, वो कब स्ट्रांग खड़ी रहती है हमेशा के लिए, काफ़ी समय के लिए, जब उसका बेस अच्छा हो, है ना। तो फिर इसमें हम लोग हमारी नींव स्ट्रांग करने के लिए हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हेल्पिंग वर्ब जो है टोटल 23 है। अब हम देखेंगे एड क्वेश्चन टैग जो है, वो एड क्वेश्चन टैग का मीनिंग क्या है। एड क्वेश्चन टैग का मीनिंग ये है, जब कोई सेंटेंस आप देखते हो उसमें आपको टैग लगाना है। टैग मतलब कोई भी आप उसको, उसमें कोई बिल्ला चिपकाना है। ठीक है, जैसे कि हिंदी में समझेंगे, मनीष गांव गया है, ऐसा सेंटेंस हिंदी में है। हाँ, तो उसका आंसर अमल में क्या होगा, मनीष गांव गया है, नहीं है क्या, मतलब गया है। तो हमने क्या कर दिया, मनीष गांव गया है, इस सकारात्मक सेंटेंस का, पॉजिटिव सेंटेंस को हमने आगे नेगेटिव टैग लगा दिया। अगला एग्जाम्पल सुन लो, दीपक पढ़ाई कर रहा है, जवाब में क्या होगा, जवाब होगा दीपक पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है क्या, कर रहा है ना। मतलब आपको उस सेंटेंस के हिसाब से आगे हाँ या ना जोड़ना है। अभी अगर एग्जाम्पल ले लो दूसरा वाला, हमने उसे नहीं देखा, हमने उसे नहीं देखा, ठीक से सुनो। हाँ, हमने उसे नहीं देखा, उसका आंसर में क्या होगा, हमने उसे नहीं देखा, देखा है क्या, नहीं देखा है ना। मतलब जब आप पॉजिटिव सेंटेंस में बोलते हो तो उसका टैग निगेटिव लगा दिया हमने, जब हम निगेटिव सेंटेंस में बोल दिया तब हम उसको पॉजिटिव टैग लगा दिया। ऐसा ही बिल्कुल हमें इंग्लिश में करना होता है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, 23 है। 23 हेल्पिंग वर्ब देखो। हाँ, एम, इज, आर, वॉज, वर, विल, इसको वेयर नहीं बोलना, हाँ इसे वर बोलना। ठीक है, वर, विल, वुड, वुल्ड नहीं कहना, एल साइलेंट है। बच्चे अक्सर वुल्ड, शुल्ड, कुल्ड कहते हैं, जो कि गलत है। प्रोनाउंसिएशन होगा वुड, कुड, शुड। ठीक है, तो वुड, फिर बाद में विल, वुड, शाल, शुड, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डीड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू।
टोटल 23 हेल्पिंग वर्ब्स है। और इनमें जब एंटी जोड़ते हैं हम लोग, एंटी मतलब नॉट, ठीक है, जब इनमें निगेटिव टैग जोड़ते हैं तो इनमें क्या बदलाव होता है? देखो, हाँ, जैसे कि समझो अभी ये सेंटेंस, समझो अभी इज है, तो इज में अगर आपने एंटी जोड़ा तो इज का एंटी जोड़ने के बाद बनेगा इजंट, आर का आरंट। लेकिन देखो यहां पर एम का एमंट नहीं बनाना है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, एम का एमंट कह देते हैं, जो कि गलत है। एम में एंटी जब जोड़ते हो आप क्वेश्चन टैग में तो उसका आरंट बनता है। इसीलिए तो मैंने यहाँ पर देखो थोड़ा सा मार्क किया हुआ है स्पेशल, ताकि बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, तो आप लोग मत करो, ठीक है। तो एम में एंटी आरंट, इजंट, आरंट, वॉजंट, वरंट। विल में एंटी विलेंट नहीं होगा, इसमें भी गलती होता है बच्चों। हाँ, दूसरी गलती इसमें होती है, पहली गलती यहां पर होती है, एम में एमंट कह देते हैं, आरंट होना चाहिए। दूसरी गलती होती है विल में विलेंट कह देते हैं, नहीं, वोंट होगा। फिर वुड में एंटी वुडंट, शाल में एंटी शालंट नहीं कहना, तीसरी गलती होती है यहां पर, तो इसे शांट कहना, ठीक है। शुड, शुडंट, हैव, हैवंट, हैज, हैजंट, हैड, हैडंट, डू, डोंट, डज, डजंट। डिड में एंटी डिंट कहना, डिडंट भी ठीक है, लेकिन इसका उच्चारण थोड़ा सा डिंट बोला करो आज के बाद में, ठीक है, डिडंट मत कहो। कोई बड़ा पाप नहीं है डिडंट कहोगे तो, लेकिन बेटर इफ यू सेड डिंट, ठीक है, तो डिंट। फिर बाद में कैन का कांट होगा, फिर बाद में कुड का कुडंट, मे का मेंट, माइट का माइटंट, मस्ट का मजंट बोलना, मस्टंट नहीं बोलना, इसका उच्चारण देखो सोनो ठीक से, मजंट, ठीक है। इंग्लिश बोलते हो तो करेक्ट बोलो, किसी ने ये नहीं कहना चाहिए कि तू गलत बोल रहा है इंग्लिश, है ना। तो फिर इससे में यहाँ पे इसका उच्चारण क्या होगा, मजंट। नीड, नीडंट, डेयर, डेरंट, ऑट टू का ऑटन टू, ठीक है। अब इसके थोड़े से रूल्स देख लेंगे हम लोग दोस्तों। रूल्स क्या है, इसके रूल्स बहुत इजी है। इंग्लिश में मेमोराइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, इंग्लिश ग्रामर में लर्न करना पड़ता है इंग्लिश ग्रामर्स को। इंपॉर्टेंट ग्रामर के टाइप्स जो है सारे रूल्स लर्न कर लो, ऑटोमेटिकली आपको उसका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं कि लर्न करने से क्या होता है, लेकिन याद रखो जब ग्रामर की बात आती है, जब व्याकरण की बात आती है, तब हम लोगों को सारे रूल्स लिटरली लर्न करने पड़ते हैं, मेमोराइज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको सभी रूल्स मेमोराइज करने पड़ेंगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एड क्वेश्चन टैग का रूल्स देखो ऐसा है, पहले लिखा हुआ यहाँ पर राइट द सेंटेंस एज इट इज, मतलब कॉपी करना है। हमें तो बिल्कुल पसंद ही नहीं कॉपी करना, है ना, ठीक है। तो फिर भी कॉपी करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर सेंटेंस को कॉपी करेंगे एज इट इज, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में, उसको वहाँ पे वैसे क्वेश्चन लिख देना है। उसके बाद में आपको कॉमा लगाना है वहाँ पर, पुट कॉमा, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद में आपको जो भी हेल्पिंग ऑफ दिया गया, ऊपर थे ना हेल्पिंग ऑफ 23, उसमें से कोई भी एक हेल्पिंग ऑफ दिया रहेगा अगर, तो उसमें आपको एंटी जोड़ देना है, नॉट जोड़ देना है। नॉट मतलब एंटी, ठीक है। तो फिर आपको वो जोड़ देना है उस हेल्पिंग ऑफ के अंदर, मतलब सेंटेंस लिख लिया वैसे के वैसे, फिर कॉमा लगा दिया, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब में एंटी जोड़ दिया, ठीक है। अगर, लेकिन एक याद रखो, हाँ मैंने कहा था शुरुआत में, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है तब हेल्पिंग वर्ब में एंटी जोड़ो। अगर क्वेश्चन पहले से ही निगेटिव में है, क्वेश्चन में पहले से ही नो, नॉट, नो वन, नो बडी, नथिंग, ऐसे निगेटिव वर्ड्स होंगे ना, तब आप लोग को हेल्पिंग वर्ब में एंटी नहीं जोड़ना है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा उसके बारे में, ओके। चलो, तो हेल्पिंग वर्ब में एंटी जोड़ना है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन सर अगर कोई कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है, जैसे कि राहुल इज प्लेइंग, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है, चलो ठीक है। शी कैन स्विम, हेल्पिंग वर्ब है कैन। लेकिन कोई कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं कुछ जिसमें हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है, जैसे कि वी लिव इन मुंबई, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट लीव आ गया मेन वर्ब, है ना। तब जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, डरना नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा ना, तब डोंट, डजंट, डिडंट, इन तीनों में से कुछ तो एक लगाना है आपको, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब था तो उसमें आपने एंटी जोड़ दिया, हेल्पिंग वर्ब जब नहीं था तो आपको डोंट, डजंट, डिडंट लगाना पड़ेगा। तो आप लोग सर डोंट, डजंट, डिडंट कौन सा वाला कब लगाना है, उसका जवाब है ये तीनों इस्तेमाल करेंगे आप
मेन वर्ब के हिसाब से। सेंटेंस का मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया देखेंगे और उस मुख्य क्रिया के हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा डोंट, डजंट या तो फिर डिडंट। इसमें से कौन सा वाला कब आएगा? सर डोंट कब लगाना है, डजंट कब लगाना है, डिडंट कब लगाना है? ऐसे लगाना है क्या? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, इस बार ये, फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ये ऐसे नहीं होता। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। डोंट कब लगाना होता है, डजंट कब लगाना होता है, डिडंट कब लगाना होता है, देखेंगे। हाँ, याद रखो, दिमाग में फिक्स करके रखो और औरों को भी बताओ, ठीक। तो देखो, रूल याद रखो। रूल ये कहता है अगर मेन वर्ब, आपका मेन वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में होगा, फर्स्ट फॉर्म बोलो मेन वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म को हो, बेस फॉर्म को हो, कुछ लोग इसके बेस फॉर्म बोलते हैं, कुछ लोग फर्स्ट फॉर्म को रूट फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तब जब आपका मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा, बेस फॉर्म में होगा, रूट फॉर्म में होगा, तब आपको डोंट इस्तेमाल करना है। फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, रूट फॉर्म मतलब जैसे होता है ना स्पीक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो उसमें से स्पीक जो है ना ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तब वो होगा ना सेंटेंस में, तब आप डोंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब मेन वर्ब में एस लगा होगा, मेन वर्ब में एस जुड़ता है ना, स्पीक्स, राइट्स, ही लिव्स इन मुंबई, लिव्स, ठीक है। शी स्पीक्स इंग्लिश, स्पीक्स, ठीक है। तो जब मेन वर्ब में एस लगता है ना, तब आप लगाएंगे डजंट, ठीक है। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में था, डोंट लगा दिया। मेन वर्ब में एस है तो फिर ये जुड़ा हुआ है तो डजंट लगा दिया। और जब मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में होगा, मतलब पास्ट टेंस, जब मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में होगा, मतलब पास्ट टेंस में, तब आप लगाएंगे वहां पर डिडंट, ठीक है। जैसे कि हियर, हर्ड, हर्ड जो है ना ये सेकंड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन, इसमें से वेंट जो है ना वो सेकंड फॉर्म है। अगर वो सेंटेंस में आ गया तो आप क्या लगाएंगे वहां पर? डिडंट, ठीक है। क्लियर? ओके। अब ये देखो फिर से एक बार, राइट द सेंटेंस एज इट इज, सेंटेंस कॉपी करना है, बाद में कॉमा लगाना है, पुट कॉमा। थर्ड रूल, हेल्पिंग वर्ब प्लस एनटी, और इफ देर इज नो हेल्पिंग वर्ब राइट डोंट, डजंट, डिडंट। हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। चौथा रूल यहाँ पे लिख दिया, देखो मैंने क्लैरिफाई किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए। मतलब डोंट कब आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म होगा तब। डजंट कब आएगा? जब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब एस ई एस होगा तब, उसे फिफ्थ फॉर्म में आप कह सकते हो, ठीक है। और डिडंट कब आएगा? जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, पास्ट टेंस होगा तब। हम अब आगे बढ़ेंगे। तो फिर अभी ये हो गया, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन याद रखो सब्जेक्ट में यही वर्ड्स आएंगे, ठीक है, यही प्रोनाउंस आएंगे सब्जेक्ट में। आपको देखो गौर से, आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, दैट, देयर, अक्सर यही आने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में सबसे एंड का रूल है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सब्जेक्ट जब लिखते हो ना आप लोग तो फिर आप यही लिखोगे इनमें से ही, ठीक है। और उसके बाद में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। उसके बगैर आपका एडुकेशन टैग सही नहीं कहलाया जाएगा जब तक आप एंड में क्या नहीं दोगे? क्वेश्चन मार्क दोगे, ठीक है। तो दोस्तों ये है उसका रूल। अब हम एग्जाम्पल देखते जाएंगे और उसके एक एक पॉइंट्स हम समझते जाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा पूरा जानकारी उसका मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ये है हमारा पहला एग्जाम्पल। हाँ, ही इज प्रेजेंट टुडे, आज वह उपस्थित है, आज वह मौजूद है, ठीक है। क्या किया हुआ है? एड क्वेश्चन टैग करना है। सेंटेंस, फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट रूल था सेंटेंस वैसे के वैसे हम लोगों को कॉपी करना है। ही इज प्रेजेंट टुडे, कॉपी कर लिया, ओके। देखो फर्स्ट रूल क्या था? राइट द सेंटेंस एज इट इज, तो मैं क्या करूंगा? मैं सेंटेंस वैसे के वैसे कॉपी कर लूंगा, ठीक है। सेकंड रूल देखो क्या था? पुट कॉमा, कॉमा लगाना है, तो फिर देखो यहाँ पे कॉमा लगा दिया, ठीक है। रूल किस तरह से जाना है हम लोगों को? एक भी रूल आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। सेंटेंस लिख लिया, फिर कॉमा करना है, कॉमा भी किया। रूल कह रहा है अगला रूल, हेल्पिंग वर्ब में एनटी जोड़ना है। अगर क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब है तो उसमें एनटी जोड़ दो। तो इसमें देखो हेल्पिंग, इसमें कौन सा आ गया? इज, तो आप इस इज में क्या लगा देंगे? एनटी, तो इट बन जाएगा इजंट, ओके। अगला रूल क्या था? हाँ, सब्जेक्ट लिखना है,
तो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट तो हमको यही वर्ड चाहिए, तो इनमें से देखो यहाँ पर ही आ गया है, तो देखो ही, ठीक है, ही लिस्ट में है ना, हाँ, मतलब यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। ही इज प्रेजेंट टुडे, कॉमा लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब में एनटी जोड़ दिया और सब्जेक्ट लिख दिया हमने। और सबसे एंड में इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क एंड में होना चाहिए, ओके। इसका हिंदी मीनिंग ऐसा होगा, ही इज प्रेजेंट टुडे, वह आज उपस्थित है। जवाब, वह आज उपस्थित है, नहीं है क्या वो? है ना, ठीक है, ऐसा, ओके। हम आगे बढ़ेंगे। अब ये देखो, दे कुड रीच ऑन टाइम, वे समय पर पहुंच सकते थे, ठीक है। तो हमने क्या करना है? फर्स्ट रूल क्या है? सेंटेंस वैसे के वैसे कॉपी करना है। चलो कॉपी कर दिया। फिर सेकंड रूल क्या था? कॉमा लगाना है, कॉमा लगा दिया। थर्ड रूल क्या था? हेल्पिंग वर्ब में एनटी जोड़ना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? 23 का लिस्ट आपके ऊपर बताया है मैंने। इनमें से हेल्पिंग वर्ब देखो कौन सा आ गया, इसमें से कुड आ गया है। देखो कुड है ना लिस्ट में, देखो कुड है यहाँ पर सेंटेंस में, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब में कुड लगाना है हम लोग को, कुडंट लगा दिया। फिर सब्जेक्ट लिखना है एंड में। सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? दे, दे का दे ही लिख देंगे। लेकिन जब नोटिस कर रहे हो आप लोग, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे का टी जो है कैपिटल है, यहाँ पर दे का टी स्मॉल कर दिया है। यहाँ पर भी ही का एच कैपिटल है, यहाँ पर ही का एच स्मॉल कर दिया मैंने। पता है क्यों? इसकी वजह है, जब कोई भी अक्षर सेंटेंस की शुरुआत में होगा तो वो कैपिटल होगा। अब जब वह अक्षर सेंटेंस के बीच या एंड में चला जाएगा तो वो स्मॉल बन जाएगा, ठीक है। शुरुआत में था तब कैपिटल, बीच में तो फिर एंड में रहेगा तो वो स्मॉल हो जाएगा। बस 3 चीज़ें ऐसी जो कैपिटल होगी हमेशा। एक तो सेंटेंस का पहला अक्षर, ठीक है, वो चाहे हमेशा कैपिटल होना चाहिए। दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल ये है, किसी के नाम का पहला अक्षर, आप उसे विशेष नाम कहते हो, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन जो होता है, जैसे कि अजय, विजय, मनीष, राहुल, गीता, सीता, ये नाम है ना, इंडिया, ये नाम है ना, तो नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। और थर्ड रूल, आई, जब सिंगल आई होगा ना, जिसका मतलब मैं होता है, वो कैपिटल होगा, ठीक है। किसी सेंटेंस का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल, किसी के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल, और सिंगल आई जिसका मतलब मैं होता है। देखो अभी ये वाला आई नहीं पकड़ेंगे क्योंकि ये ईज के साथ जुड़ा हुआ है। जिस आई का मतलब सिंगल आई। देखो अंग्रेज बड़े होशियार थे, लेकिन उनमें उतना घमंड भी था बहुत। अंग्रेज़ों ने हमेशा अपने आप को सबसे बड़ा माना, इसके लिए उनका आई हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। तो अलग बात है, लेकिन ये याद रखिए। तो हम लोगों को क्या रखना है याद में कि आई हमेशा कैपिटल रहेगा, ओके। चलो, तो ये हो गया, ये हमारा सेंटेंस। दे कुड रीच ऑन टाइम, कुडंट दे, वे समय पर पहुंच सकते थे, नहीं पहुंच सकते थे क्या, है ना, ठीक है। आगे, अजय विल हैव गॉन टू द क्लास, अजय क्लास गया होगा, कल इस समय अजय क्लास गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों रूल क्या कह रहा है? सेम टू सेम सेंटेंस कॉपी करना है। अजय विल हैव गॉन टू द क्लास, ठीक है। किसी मिलने की किसी वजह से गया होगा, अगर किसी पढ़ाई करने के लिए गया होगा तो फिर डेफिनेटली फिर वहाँ पर से द हट जाएगा, ठीक है। द की भी थोड़ा इसका रूल है। तो यहाँ पे द क्यों लगाया मैंने? क्योंकि जब आप किसी और वजह से जाते हो ना क्लास, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन गया लाइट का काम करने के लिए, कोई भी गया पेरेंट्स से मिलने के लिए, तब हमने वहाँ पर क्या लगाना पड़ता है? द। अगर यहाँ पर द नहीं लगाया मतलब अजय पढ़ने के लिए गया होगा, ठीक है। जैसे कि मनीष स्कूल जा रहा है, हमेशा जाता है पढ़ने के लिए, तो क्या बोलेंगे? मनीष इज़ गोइंग टू स्कूल। लेकिन अगर मनीष किसी और वजह से जा रहा है पढ़ने के लिए स्कूल में, पढ़ाई के अलावा, तब बोलेंगे मनीष इज़ गोइंग टू द स्कूल फॉर सम डिफरेंट रीज़न, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अजय विल हैव गॉन टू द क्लास, सेम टू सेम लिखा हुआ है, बाद में कॉमा किया हुआ है, बाद में हेल्पिंग वर्ब में एनटी जोड़ना है। लेकिन यहाँ पर विल आया है, तो विल में जब एनटी जुड़ता है तो विलेंट नहीं होता। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, विल में एंटी विलेंट लिख देते हैं और फिर उनके मार्क्स कट जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है?
जब विल में एनटी जुड़ता है तब बनता है वॉन्ट, ठीक है। तो यहां पर वॉन्ट आ जाएगा, ओके। तो फिर यहां पर सर लेकिन यहां पर तो हेल्पिंग ऑफ दो है, विल भी है, हैव भी है, हम एनटी किस में जोड़ेंगे? दोस्तों इन दोनों से जो पहला होगा ना उसमें आपको एनटी जोड़ना है, ठीक है। मतलब विल हैव में से पहले कौन आ गया? विल ना, तो उसमें एनटी जोड़ दो, हैव में मत जोड़ो। तो वॉन्ट, अजय विल हैव गॉन टू द क्लास, विल में एनटी वॉन्ट, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट, लेकिन सर ने तो कहा है सब्जेक्ट में यही वर्ड्स आने चाहिए और यहाँ पे तो अजय लिखा हुआ है। तो दोस्तों फिर देखना होगा कि अजय क्या है? मेल है ना। जब मेल मैस्कुलिन सब्जेक्ट होगा ना तब यहां पर ही लिखना है हम लोगों को एंड में, ठीक है। और जब फीमेल होगा ना, पिंकी, मनीषा, राहुल की मम्मी, अजय की मम्मी, दीपक की बहन, हमारी टीचर, उनकी बेटी, फीमेल रहेगी ना तब आप शी लिखेंगे, ठीक है। मेल होगा तो ही, फीमेल होगा तो शी। और जब एक से ज़्यादा होंगे ना सब्जेक्ट, जैसे कि बॉयज़ है तो फिर पीपल, बहुवचन है ना, अनेक वचन है, तब आप लिखेंगे दे, ठीक है। मतलब जब सब्जेक्ट पुल्लिंगी रहेगा, मेल होगा, तब आप ही लिखेंगे। जब सब्जेक्ट फीमेल होगा, स्त्रीलिंगी होगा, तब आप शी लिखेंगे। और जब सब्जेक्ट अनेक वचन होगा, मतलब एक से ज़्यादा, जैसे कि अजय एंड हिज फ्रेंड्स, दीपक एंड मनीष, बॉयज, गर्ल्स, ठीक है, ऑफिसर्स, बहुत सारे हैं ना, तब हम लोगों को सब्जेक्ट में यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? दे, ओके। और जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा ना, निर्जीव, जिसमें जान नहीं है, ठीक है, जैसे कि माई वॉच इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, दिस कार इज वेरी एक्सपेंसिव, दिस पेन इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, दिस पेन इज वेरी नाइस। तो फिर ये जो है ना नॉन लिविंग चीज़ें हैं ना, तो फिर नॉन लिविंग चीज़ें मतलब निर्जीव वस्तु जब होती है ना तब हम लोग को वहाँ पर लिखना पड़ता है ईट, ओके। आई रिपीट, मेल होगा पुल्लिंगी तो ही, फीमेल होगा तो शी, प्लूरल होगा बहुत सारा तो दे, और नॉन लिविंग होगा तो ईट। ये चारों याद रखो, ओके। चलो अब हम आगे जाएंगे। तो अजय विल हैव गॉन टू द क्लास, कॉमा कर दिया है। इन दोनों में से हमें इसमें एंटी लगाना है तो वोंट होगा, और सब्जेक्ट इसमें से अजय मेल है, इसके लिए यहां पर हमने ही लिख दिया। फीमेल होता तो शी लिख देते, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे। ये देखो, माई ब्रदर्स फ्रेंड हैज टेकन एडमिशन इन महिला कॉलेज। माई ब्रदर्स फ्रेंड हैज टेकन एडमिशन इन महिला कॉलेज। देखो मैंने इसी पे भी आंसर लिख दिया है, ज़्यादा आप लोगों का समय बचे इसके लिए, ताकि फटाफट हो जाए हमारा, ठीक है। तो माई ब्रदर्स फ्रेंड हैज़ टेकन एडमिशन इन महिला कॉलेज, मेरे भाई की दोस्त ने महिला कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। मन में से प्रिजुडिस हटा दो। हम लोग के मन में क्या होता है? पूर्व दृष्टिकोण, भाई का फ्रेंड मतलब लड़का ही होगा, ज़रूरी नहीं है ना, भाई की फ्रेंड भी हो सकती है ना जो महिला कॉलेज में एडमिशन ले रही है, ठीक है। तो माई ब्रदर्स फ्रेंड हैज़ टेकन एडमिशन इन महिला कॉलेज, मेरे भाई की दोस्त ने महिला कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। क्या करना है? फर्स्ट रूल याद करो, सेंटेंस वैसे के वैसे कॉपी करना है। उसके बाद में कॉमा करना है, कॉमा किया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में एंटी जोड़ना है, जोड़ दिया। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या लिखूँ अब मैं? माई ब्रदर्स फ्रेंड। तो ही की शी मानूँ मैं? महिला कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है ना, तो ऑफकोर्स वो लड़की ही होगी, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर? शी मानेंगे, ठीक है। चलो अब हम आगे जाएंगे। मिसेस सुमन कैन नॉट स्विम, थोड़ा सा अलग सेंटेंस अभी आ गया, ठीक है। मिसेस सुमन कैन नॉट स्विम, मिसेस सुमन तैर नहीं सकती, ओके। रूल क्या कहता है? सेंटेंस कॉपी करो, कर लिया, बाद में कॉमा लगाओ, लगा दिया, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब में एंटी जोड़ो। मैं हेल्पिंग वर्ब में एंटी जोड़ने ही वाला था, लेकिन मैंने देख लिया क्वेश्चन तो पहले से ही निगेटिव में है, मतलब अभी नॉट नहीं लगाना है हेल्पिंग में, क्योंकि क्वेश्चन पहले से निगेटिव में है।
तो हम लोग को टैग जो है वो पॉजिटिव में लगाना है, पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो मिसेस सुमन कैन नॉट स्विम, कॉमा किया, हेल्पिंग वर्ब में से अभी नॉट आपको हटाना है, मतलब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा कैन, और फिर बाद में सब्जेक्ट क्या है, मिसेस सुमन है, मेल है कि फीमेल है, फीमेल है, तो यहाँ पे शी आ गया, एंड में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेंटेंस कॉपी, हेल्पिंग वर्ब में से एनटी हट गया और एंड में सब्जेक्ट लिख के क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक है। आगे जाएंगे हम लोग। आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा हुआ है, लेटर नहीं बोलना, लेटर, फादर, टीचर, बिकॉज इन इंडिया वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश में लास्ट के लेटर को ऐसे ही छोड़ देते हवा में, जैसे कि फादर, टीचर, लेटर, ब्रदर, सिस्टर। इन अमेरिकन इंग्लिश फादर, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है इसमें, हाँ। चलो, आई हैव रिटन अ लेटर, तो क्या करना है, सेंटेंस वैसे वैसे कॉपी करना है, कर दिया, कॉमा लगाओ, लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब में एनटी जोड़ो, हेल्पिंग इसमें कौन सा है, हैव, उसमें नेगेटिव टैग लगा दिया, हैवंट, फिर बाद में सब्जेक्ट कौन है, आई लिख दिया। लेकिन देखो आई यहाँ भी कैपिटल है, यहाँ भी कैपिटल है, क्योंकि तीन चीज़ें हमेशा कैपिटल में लिखनी होती है। कौन सी, किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर, किसी के नाम का फर्स्ट लेटर, और सिंगल वाला आई जिसका मतलब होता है मैं, ठीक है, तो ये हमेशा कैपिटल रहेगा, ओके। अब हम आगे जाएंगे थोड़ा सा अलग, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, संध्या हैज पेड द बिल, ओके। रूल क्या कह रहा है, इसका हिंदी मीनिंग क्या है, संध्या ने बिल भर दिया है। मैंने क्या कहा शुरुआत में, किसी भी ग्रामर को समझने के लिए जितना हो सके उसको अपनी मदर टंग में समझने की कोशिश करो, तब आप इसके आंसर सही लिख पाओगे, ठीक है। तो संध्या हैज़ पेड द बिल, संध्या ने बिल भर दिया है, ठीक है। रूल क्या कहता है, सेंटेंस कॉपी करो वैसे के वैसे, कर दिया, फिर बाद में कॉमा लगाओ, लगा दिया, और हेल्पिंग वर्ब में एनटी जोड़ना है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ है तो हैजेंट हो गया, फिर बाद में सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में तो संध्या लिखा है, फीमेल नाम है, तो यहाँ पर फिर आएगा शी, ठीक है। क्वेश्चन मार्क चाहिए एंड में। आगे जाएंगे हम लोग। और रिलेटिव्स वोंट अटेंड द वेडिंग, हमारे रिश्तेदार शादी अटेंड नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, सेंटेंस कॉपी करना है और रिलेटिव्स वोंट अटेंड द वेडिंग, उसके बाद में कॉमा लगाना है, लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब में एनटी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पहले से ही नेगेटिव में है ना। तो जब क्वेश्चन पहले से नेगेटिव में होगा तो आंसर पॉजिटिव में होगा, तो फिर यहाँ पर वोंट में से हम लोग को एनटी हटाना पड़ेगा। जब वोंट में से एनटी हटता है तो वो ऐसे दिखता है, विल, ठीक है। विल में एनटी लगा दिया था तो वोंट बन गया था, अब इसमें से एनटी हटा था तो वो विल बन जाएगा, ठीक है। और एंड में आएगा सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट देखो क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर, अवर रिलेटिव्स। रिलेटिव्स मतलब एक से ज़्यादा है तो हो गया प्लूरल, तो प्लूरल में आएगा यहाँ पर दे, एंड में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम आगे जाएंगे। कविता स्कूल इज़ वेरी बिग, कविता की स्कूल बहुत बड़ी है, ओके। तो क्या करना है, सेंटेंस कॉपी करना है हम लोग को वैसे के वैसे। चलो सेंटेंस सेम कॉपी, उसके बाद में कॉमा करना है, कॉमा कर दिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में एनटी जोड़ देना है, नेगेटिव कर देना है टैग को, तो इज़ का एनटी इजंट हो गया। उसके बाद में लिखना है सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है, कविता स्कूल, कविता की स्कूल। अब कविता की स्कूल जो है ये तो मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं है और प्लूरल भी नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग है ना, निर्जीव है ना। तो जब कोई भी नॉन लिविंग थिंग की बात होती है तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ईट, ओके। सब्जेक्ट मेल था तो ही, फीमेल होगा स्त्रीलिंगी तो शी, बहुवचन होगा एक से ज़्यादा तो दे, और नॉन लिविंग के लिए, निर्जीव के लिए कविता की स्कूल नॉन लिविंग है, इसके लिए यहाँ पर आ गया ईट, ओके क्लियर। चलो हम आगे जाएंगे। अब आ गया मेन, थोड़ा सा डिफरेंट। आई लिव इन मलाड, मैं मलाड में रहता हूँ, मलाड मुंबई में एक सबब है, पता है आप लोग को। तो यहाँ पर आई लिव इन मलाड, मैं मलाड में रहता हूँ, तो सेंटेंस क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, राइट द सेंटेंस एज इट इज़, आई लिव इन मलाड, ओके। फिर सेकंड रूल क्या था, कॉमा करो सर, कॉमा कर दिया। थर्ड रूल क्या था, हेल्पिंग वर्ब में एनटी जोड़ो, अरे
लेकिन यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। एम, इज, आर, वॉज, वर, विल, वो 23 में से कुछ भी नहीं इसके अंदर, तो मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तब क्या करेंगे? रोएंगे माथा पकड़ के? नहीं, ऊपर लिखा था देखो मैंने क्या, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तब डोंट, डजंट, डिडंट, इन तीनों में से कुछ तो एक लगाएंगे हम लोग, है ना। देखो यहाँ पे था ना, इफ देर इज नो हेल्पिंग वर्ब डू नॉट वरी एट ऑल, राइट, डोंट, डजंट, डिडंट, तीनों में से कुछ तो एक लगाओ। अब कौन सा अलग कब लगाना होता है? देखो ये भी लिखा है यहाँ पर, ठीक है। डोंट कब आएगा? जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। डजंट कब आएगा? जब मेन वर्ब में एस एस लगा होगा। डिडंट कब आएगा? जब मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में होगा, ठीक है। तब यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर मेरे ख्याल से वर्ब है ना फर्स्ट फॉर्म में है। देखो, वी लिव इन मलाड, ऐसा है ना, वो आई लिव इन मलाड, तो ये लिव जो है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, रूट फॉर्म है। तब हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा? डोंट। कॉपी द सेंटेंस, कॉपी कर लिया, कॉमा करो, कॉमा लगा दिया। डोंट, डजंट, डिडंट में से मैंने क्या सिलेक्ट किया? डोंट सिलेक्ट किया, क्योंकि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। लिव का फर्स्ट फॉर्म लिव है, सेकंड फॉर्म क्या पता है? लिव्ड, थर्ड फॉर्म लिव्ड, फोर्थ फॉर्म भी है, उसको आईएनजी फॉर्म बोलते हैं हम लोग, लिविंग, और फिफ्थ फॉर्म भी है जिसमें एस लगाते हैं, लिव्स, ठीक है। तो हम पांचवें फॉर्म देखेंगे अभी, लिव, लिव्ड, लिव्ड, लिविंग, लिव्स। गो, गो का देखेंगे, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म इजी है, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगा दो, बन गया फोर्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म में एस या एस लगा दो, बन गया फिफ्थ फॉर्म, है ना। तो फिर इसमें से फर्स्ट फॉर्म में है ना, तो इसके लिए हमने यहाँ पे डोंट लगा दिया और आई लगा दिया सब्जेक्ट, एंड में क्वेश्चन मार्क, ओके। हम आगे जाएंगे। ही स्पीक्स इंग्लिश एट होम, वह घर पे इंग्लिश बोलता है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है? रूल, राइट द सेंटेंस एज इट इज। चलो लिख दिया, कॉमा करो, कॉमा कर दिया, हेल्पिंग वर्ब में एनटी जोड़ो, हेल्पिंग वर्ब तो दिख नहीं रहा है, लेकिन मैंने कहा था जब मेन वर्ब में एस या तो फिर एस लगता है तो डजंट आएगा, ठीक है। मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म में था तब मैंने डोंट लिख दिया, जब मेन वर्ब में एस लगा हुआ है ना, स्पीक में स्पीक्स लिखा हुआ है, तब डजंट आएगा, ठीक है। तो डजंट लिख दिया यहाँ पर, और फिर बाद में एंड में सब्जेक्ट ही, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो आगे जाएंगे। आवर प्रिंसिपल लिव्ड इन मुंबई, हमारे प्रिंसिपल जो थे स्कूल के वो मुंबई में रहते थे। क्या करना है? सेंटेंस कॉपी करना है वैसे के वैसे। चलो कॉपी कर दिया, बाद में कॉमा करना है, कॉमा कर दिया। अब हेल्पिंग वर्ब में एनटी जोड़ना था, तो हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा था, तो मेन वर्ब को पकड़ो, लिव्ड, वो बताएगा आपको कि इसमें क्या लगाना है करके। मेन वर्ब लिव होता तो फर्स्ट फॉर्म आ जाता, मेन वर्ब में एस लगता लिव्स तो डजंट आ जाता, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब तो सेकंड फॉर्म में है, पास्ट टेंस में लिव्ड, तो फिर डिडंट आएगा, ठीक है। डिडंट, फिर बाद में और प्रिंसिपल, तो फिर यहाँ पर ही आएगा। इट कुड बी फीमेल ऑल्सो, तो यहाँ पे शी आ सकता था, ठीक है। कुछ भी लिखेंगे चलेगा, और फिर बाद में क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं हो रहा ना सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर ही शी चलेगा, एंड में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यहाँ पे देखो थोड़ा सा, देखो मैंने पे पॉइंटेड कुछ तो अलग किया हुआ है, लेट्स। लेट्स थोड़ा सा अलग है। लेट्स का क्या रूल है? When the question starts with let's, we have to write shall we and question mark after the sentence. जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखो ऐसा है, after the sentence, okay, after the comma. Let's see if we can make a decision. ठीक है, चलो देखते हैं कि अगर हम डिसीजन कर सकते हैं तो क्या करना है। सेंटेंस लेट्स वाला सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस कॉपी करो, उसके बाद में कॉमा करने के बाद में सिर्फ क्या करना है, लिखना है शाल वी, ठीक है, ये याद रखो, ठीक है। कॉमा करने के बाद में हमको शाल वी लगाना है। सेंटेंस जब भी शुरू हुआ लेट से, सेंटेंस कॉपी करो, कॉमा करो और शाल वी लगा दो, आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे जाएंगे हम। लेट्स मीट हिम, वही है, सेंटेंस लिखो, कॉमा करो, शाल वी लगा दो, क्वेश्चन मार्क कर दो, ठीक है। लेट्स वाला क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में पूछते हैं जानबूझकर, डेलिबरेटली, तो याद रखो लेट्स का रूल ये है, सेंटेंस कॉमा लिख लो, कॉमा करो, शाल वी लिख क्वेश्चन मार्क कर दो, ठीक है। चलो उससे मिलते हैं, चलो उससे मिलते हैं, मिलेंगे क्या? इस तरह से, ठीक है। क्या हम मिलेंगे? चलो
अब याद रखो ये थोड़ा सा और अलग, क्या है लिखा हुआ है, वर्ब। व्हेन द क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ वर्ब, जब कोई भी सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, इसे हम लोग और एक भाषा में कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो जब कभी भी सेंटेंस इंपेरेटिव होगा तब आपको क्या करना है पता है, कॉमा करने के बाद में लिखना है विल यू। ठीक है, व्हेन द क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ वर्ब वी हैव टू राइट विल यू आफ्टर द कॉमा। ठीक है, कॉमा करने के बाद में हम लोग को वहां पर विल यू लिख देना है बस, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, याद रहेगा। देखो ना अभी यहाँ पर जैसे कि राइट योर नेम इन कैपिटल लेटर्स, कॉमा करना है, उसके बाद में सिर्फ लिखना है क्या, विल यू और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब जब लेट से शुरू हुआ था तब शाल वी क्वेश्चन मार्क, जब शुरू हुआ वर्ब से इंपेरेटिव सेंटेंस से कहते हैं तब होगा विल यू और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लो, ओपन द डोर, स्टार्टिंग किससे हो रहा है, वर्ब से, तो क्या करना है, सेंटेंस वैसे को वैसे कॉपी कर देना है, कॉमा करना है और विल यू। ठीक है, थिंक अबाउट इट, स्टार्टिंग हो रहा है वर्ब से, थिंक अबाउट इट, कॉमा करना है विल यू। ठीक है, स्टॉप ड्रीमिंग, सपना देखना बंद कर दो, क्या करना है, कॉपी करना है सेंटेंस, कॉमा करना है विल यू। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क कर देना है। अब यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर इसमें गलती होती है, अक्सर बच्चों के मार्क्स कटते हैं और स्कूल्स कॉलेजेस या बोर्ड वाले हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। ये है कि जब कभी भी आप सेंटेंस में हैव हैज़ हैड देखते हो तो आपको लगता है कि ये हैव हैज़ हैड मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है और आप उसमें एंटी जोड़ देते हो, है ना। जैसे कि आई हैव 10 रुपीज़, तो मन क्या कहते, आई हैव 10 रुपीज़, हैवंट आई, सर ने लिख के दिया है 23 हेल्पिंग वर्ब्स में हैव हैज़ हैड तो है, लेकिन दोस्तों हैव हैज़ हैड ये ऐसे शब्द है जो हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। हाँ, तो फिर हेल्पिंग वर्ब वाले हैव हैज़ हैड होगा और उसमें आप अगर एंटी लगाओगे तो चलेगा, अच्छी बात है, लेकिन जब हैव हैज़ हैड मेन वर्ब के रूप में आएगा ना तब आप उसमें हैव एंटी जोड़ सकते नहीं हो, आपको उस समय डोंट डजंट डिडंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तब उससे हम कैसे पहचानेंगे, जैसे कि आई हैव टेकन द मेडिसिन, मैंने दवाई ले ली है, इसमें हैव जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब वाला हैव है, बताता हूँ कैसे बाद में। और ही हैज़ अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है, इसमें जो हैज़ आ गया ना वो है मेन वर्ब वाला हैज़। अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो याद रखो आई हैव टेकन द मेडिसिन, तो हैव के बाद देखो क्या आया है, टेकन आ गया है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया है। तो जब कभी भी हैव के बाद में या हैज़ के बाद में या हैड के बाद में इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आया होगा ना, क्रिया का तीसरा रूप, तब हम उसे हेल्पिंग वर्ब समझेंगे। ठीक है, और जब कभी भी हैव हैज़ हैड के बाद में नाउन आता है, शी हैज़ अ फीवर, आई हैव अ हेडेक, ठीक है, वी हैव अ डॉग, ही हैड 10 रुपीज़, ये सब हैव हैज़ हैड के बाद में क्या आ गया है, कोई नाउन आ गया, कोई भी क्रिया नहीं आई है, वर्ब नहीं आया है ना थर्ड फॉर्म, तो मतलब ये क्या है, ये मेन वर्ब वाला हैव हैज़ हैड है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो हैव हैज़ हैड और प्लस नाउन, जैसे कि नाउन मतलब क्या होता है बच्चों को पता चलता नहीं है, नाउन मतलब जैसे कि कोई चीज़, जैसे कि कोई चीज़, मानव, वस्तु, प्राणी, पक्षी, कोई भी प्लेस, फीलिंग्स, फ्रूट, ठीक है, स्थिति, तो ये जो है ये सब होगा ना तब उस समय हम लोगों को लगाना पड़ेगा डोंट डजंट डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, डोंट डजंट डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, कब, जब हैव हैज़ हैड के बाद कोई भी नाउन होगा तब। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, अब आप बोलोगे सर ये तो समझ गए, हैव हैज़ हैड के बाद में कोई भी नाउन होगा तो कोई भी चीज़, पर्सन, व्यक्ति, प्राणी, पक्षी, प्लेस, नाउन, संज्ञा, उसे कहते हैं संज्ञा। ठीक है, जब ये सब होगा ना नाउन, तब आप लोग वहाँ पर क्या लगाएंगे, आप लोग वहाँ पर डोंट डजंट डिडंट लगाएंगे। लेकिन डोंट कब लगाना है, डजंट कब लगाना है, डिडंट कब लगाना है, वही रूल ऊपर का था ना, जब हैव रहेगा डोंट लगा दो,
हैज़ रहेगा डजेंट लगा दो, हैड होगा तो डिडंट लगा दो, ठीक है। जब हैव होगा डोंट, हैज़ होगा डजेंट और हैड होगा डिडंट, ठीक है। ये फॉलो करना पड़ेगा आपको रूल वहाँ पर, ओके। सो आई रिपीट दिस रूल, जब हैव हैज़ हैड के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तब आप वो हैव हैज़ हैड को हेल्पिंग वर्ब समझकर आप उसमें एंटी जोड़ दो। लेकिन जब हैव हैज़ हैड के बाद में कोई भी नाउन होगा तब आप वहाँ पर डोंट डजंट डिडंट का रूल फॉलो करोगे। कैसे? देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है नीचे, आई हैव अ कार। अब देखो हैव हैज़ हैड में से हैव आ गया, उसके बाद में देखो वर्ब नहीं है, अ कार कोई भी नाउन है ना, मतलब क्या करना होगा आपको, ये फॉलो करना पड़ेगा, डोंट डजंट डिडंट। क्या करेंगे? सेंटेंस कॉपी करेंगे, कॉमा करेंगे, तीनों में से यहाँ पर डोंट इस्तेमाल किया है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैव है ना, तो हैव के समय डोंट लगाना पड़ेगा हम लोगों को, इसके लिए यहाँ पे डोंट आ गया, डोंट आए, ठीक है। चलो ये देखो अभी, शी हैज़ अ फीवर, फिर से देखो हैज़ के बाद में अ फीवर, कोई भी नाउन आ गया है, वर्ब नहीं है, मतलब ये मेन वर्ब वाला हैज़ है, तो इसमें क्या आ गया, डजंट आ गया। जब हैव था तब आपको डोंट लिखना था, जब हैज़ है तो डजंट लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, कॉमा का सेंटेंस कॉपी करो, कर लिया, हेल्पिंग वर्ब में एंटी जोड़ो, वो रूल यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो मेन वर्ब है, तो यहाँ पर डजंट आएगा, फिर बाद में शी और एंड में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे जाएंगे, वी हैड अ कैट, हमारे पास बिल्ली थी, पास्ट टेंस, ठीक है। यहाँ पर देखो हैड के बाद में क्या है, अ कैट लिखा हुआ है, अ कैट ये नाउन है, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, डिडंट आएगा, क्योंकि ये हैड जो है पास्ट टेंस में है, बिल्ली थी पास्ट टेंस ना, इसके लिए यहाँ पर फिर डिडंट आ गया, डिडंट वी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो दोस्तों ये है ऐड अ क्वेश्चन टैग। आपको इसे समझने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इसे बार बार देखना होगा, पढ़ना होगा और रूल्स को आपको मेमोराइज करना होगा, ठीक है। अंटिल यू मेमोराइज द रूल्स you will not be able to solve any question of add a question tag, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस